नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है नागपुर की ये कहानी है। और ये कहानी शुरू होती है 24 जून को। लगभग सुबह का समय होता है, 11 बजे हुए होते हैं। लेकिन जो आलोक माथुरकर है उसका घर का गेट अभी तक खुला नहीं होता। और जो आसपास के पड़ोसी हैं वो चिंतित हो जाते हैं और ये देखने लग जाते हैं कि आलोक माथुरकर आज बाहर नहीं आए हैं और गेट पर अभी भी ताला लगा हुआ है। क्योंकि जो आलोक का घर होता है, उस घर का जो गेट होता है वो सुबह 8 बजे खुल जाता है। और 8 बजे खुलने के बाद वो सभी अपने कामकाज में लग जाते हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं होता है, जिस वजह से पड़ोसियों को ज़्यादा चिंता होने लग जाती है। और जो पास में ही एक भोसले परिवार रहता है वो उनकी बेल बजाते हैं और देखते हैं अंदर से ना तो किसी की आवाज़ आ रही है और ना ही कोई दरवाज़ा खोल रहा है। उसके बाद उनकी चिंता और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद जो भोसले परिवार होता है वो बार बार प्रयास करता है कि कोई अंदर से बाहर आए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। लेकिन हाँ, आलोक का जो घर होता है उसकी जो बैक साइड होती है, उस बैक साइड में एक खिड़की होती है, जिस खिड़की से वो लोग पीछे जाकर झांकने का प्रयास करते हैं। जब वो प्रयास करते हैं तो देखते हैं उस खिड़की के अंदर से उन्हें जो दिखाई देता है वो उनके होश उड़ा देता है। जो आलोक होता है उसका एक बेटा होता है समीर नाम का, जो कि 11 वर्ष का होता है, अंदर जमीन पर पड़ा हुआ है खून से लथपथ, और उसकी लाश वहां पर पड़ी हुई है। उसके बाद जो भोसले परिवार होता है वो आसपास के लोगों को इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद वो पुलिस को, नज़दीकी जो थाना होता है, उसे सूचना देता है कि यहाँ पर एक आलोक नाम का व्यक्ति रहता है और उसके घर में अभी तक उनका दरवाज़ा नहीं खुला है। और उनके घर में अगर हम बैक साइड में जाके देखते हैं तो उनके एक लड़का है समीर नाम का, उसकी लाश पड़ी हुई है। उसके बाद तुरंत ही एड्रेस बता दिया जाता है। जो पुलिस वाले होते हैं वो जगह पर पहुंच जाते हैं, घर में पहुंचते हैं, देखते हैं, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती है, कोई भी अंदर से दरवाज़ा नहीं खोलता है। उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं उसी खिड़की से, जिस खिड़की से भोसले परिवार ने अंदर झांकने की कोशिश की थी, उसी खिड़की से दोबारा से जो पुलिस वाले होते हैं पीछे जाते हैं, बैक साइड घर के जाते हैं और देखते हैं कि वाकई में वहाँ पर समीर, जो 11 वर्ष का होता है लड़का, आलोक का जो लड़का होता है, उसकी लाश पड़ी हुई है, खून से लथपथ है। उसके बाद पुलिस ज़्यादा देरी न करते हुए अंदर जाती है, दरवाज़ा तोड़ती है। दरवाज़ा तोड़ने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन अंदर जाते हैं। और अंदर जाते ही, जैसे ही पुलिस वाले अंदर जाते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं और सब देखकर हैरान परेशान हो जाते हैं। वहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 लाशें थी। जो आलोक होता है वो फांसी पर लटका हुआ होता है और आलोक की जो पत्नी विजया होती है वो ज़मीन पर पड़ी होती है। उसकी जो लाश है वो वहाँ पर पड़ी होती है, विजया का जो उसकी पत्नी होती है। और जो एक आलोक और विजया की एक बेटी होती है और एक बेटा होता है, उनकी भी जो लाश है खून से लथपथ होती है और वो तीनों ज़मीन पर पड़े हुए होते हैं। अभी जो पुलिस होती है वो आगे की तफ्तीश जो है वो जारी करती है। और इसी दौरान जब छानबीन शुरू ही करती है तभी पुलिस को एक कॉल और आता है। इसी आलोक के घर से करीबन 10 मीटर दूरी पर एक घर होता है, वहाँ पर 2 लाशें होती हैं। ये फ़ोन जब आता है तो पता चलता है जो 10 मीटर दूरी पर जो घर है वो और किसी का नहीं, बल्कि उसी आलोक की जो ससुराल वाले हैं उन्हीं का घर होता है। और उसमें जो 2 लाशें होती हैं, एक होती है विजया की माँ, यानी कि आलोक की जो सास होती है उसकी लाश होती है। और जो दूसरी जो लाश होती है वो होती है अमीशा की, जो कि 22 साल की जिसकी उम्र रहती है। और अमीशा आलोक की साली होती है, यानी कि विजया की छोटी बहन होती है। उसके बाद पुलिस वहाँ जाती है और देखती है कि जो लक्ष्मीबाई हैं, यानी कि विजया की जो माँ है, वो ज़मीन पर पड़ी हुई है, वैसे ही खून से लथपथ, और उनका भी गला रेता गया है। और जो अमीशा होती है, जो कि आलोक की साली होती है, उसका भी गला रेता गया है।
उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो देवीदास यानी कि जो लक्ष्मीबाई होती है उसके पति से बातचीत करते हैं। उसी दौरान पुलिस वालों को पता चलता है कि जो ये सारी हत्याएं हैं ये आलोक ने की हैं और इसकी पीछे की जो वजह है वो भी देवीदास बताते हैं। और जब अमीषा का जो फ़ोन है वो चेक किया जाता है और अमीषा का फ़ोन चेक करने के बाद धीरे धीरे सारी बातों से पर्दा उठ जाता है। जो आलोक होता है और अमीषा होती है उन दोनों के अवैध संबंध थे और ये बात शुरू होती है। जो आलोक है वो नागपुर का ही रहने वाला है, उसकी गारमेंट्स की दुकान है और जो आलोक होता है उसके जो पिता हैं वो दर्जी का काम करते हैं। अब वो दर्जी का काम करते हैं तो सोचते हैं कि यही पुश्तैनी काम मैं अपने लड़के को भी सिखा दूं, क्योंकि जो आलोक होता है वो इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है। लेकिन उसके बाद आलोक का दर्जी का जो काम है उसमें भी उसका मन नहीं लगता है। लेकिन हाँ, उसे कपड़ों की काफ़ी अच्छी समझ थी, इसी वजह से उसके जो पिता हैं उसकी गारमेंट्स की जो शॉप है वो ओपन करवा देते हैं। उसके बाद वो अच्छी से कमाई करने लग जाता है, सब चीज़ें बड़े अच्छे से चल रही थी। लेकिन जो गारमेंट्स की दुकान है, दर्जी की जो उसके पिता की दुकान है वो पास पास में है और वहाँ पर एक परिवार रहता है। उसी परिवार में जो मुखिया हैं वो होते हैं देवीदास और उनकी 2 बेटियां होती हैं। बेटियां बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत होती हैं जिनका आना जाना गारमेंट्स की दुकान पे लगा ही रहता है। इसके दौरान आलोक और जो विजया है यानी कि देवीदास की जो बड़ी बेटी है उसकी जो बातचीत है आलोक से होने लग जाती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है, वक्त गुजरता है, इन दोनों में बातचीत बढ़ने लग जाती है। पहले ये सिर्फ आम तौर पर सबके सामने बात करते हैं, उसके बाद ये नंबर एक्सचेंज करते हैं, उसके बाद ये बातें करने लग जाते हैं, घंटों घंटों बातें करते हैं। ये बातें जो दोस्ती की होती हैं, दोस्ती से होते हुए ये प्यार में तब्दील हो जाती हैं। उसके बाद जो आलोक के पिता हैं जो आलोक के पिता होते हैं वो देवीदास के पास रिश्ता लेकर जाते हैं। अब जो देवीदास होता है वो सोचता है कि लड़का अच्छा है, अच्छा कमाता है, अच्छा काम है। उसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है, लव मैरिज हो जाती है। अब इन दोनों का जो दाम्पत्य जीवन है वो शुरू हो जाता है। शुरू होने के बाद ये वक्त गुजरता है, बड़े अच्छे से ये दोनों रहते हैं। वक्त गुजरता है, इन्हें एक लड़की हो जाती है। उसके बाद वक्त गुजरता है, एक बेटा हो जाता है। अब इनका जो परिवार है वो पूरा हो चुका है, बड़े अच्छे से जो है पूरा इनका जो जीवन है वो व्यतीत हो रहा था। लेकिन जो आलोक है, अब आलोक का जो व्यवहार है वो थोड़ा सा रंगीन मिजाज का है। अब वो हर एक औरत को ऐसे ही गंदी नज़रों से देखता है, ऐसे ही वो काम करता है, ऐसे ही हर किसी से बातचीत करता है। लेकिन जो अमीषा होती है वो उसकी खुद की साली होती है, बेहद ही खूबसूरत होती है, तो वो उसे कैसे छोड़ता, वो तो घर में ही है। उसके बाद जब अमीषा आलोक की दुकान पर आती है तो वो उससे ऐसे ही भद्दे व्यवहार में मजाक करता है, सब बातें बोलता है। जो अमीषा होती है वो शर्मा जाती है, कहीं ना कहीं वो उसे थोड़ा बहुत जो बात है वो एक दूसरे से करने लग जाते हैं। अब जो आलोक होता है वो इन सब चीज़ों के साथ यानी कि गारमेंट्स की शॉप के साथ उसके बाद वो बाकी चीज़ें भी यानी कि लेडीज़ की हर एक तरह का जो सामान है वो रखने लग जाता है, अंडरगारमेंट्स वगैरह भी रखने लग जाता है। उसके बाद अमीषा उसके पास आती है और सब बातें बोलती है कि आप जो ये शॉप चला रहे हो इसे चलाने के लिए एक लड़की की ज़रूरत होगी। लेकिन आलोक बोलता है क्यों, मैं नहीं इसको चला सकता, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी इसे चला सकता हूँ। ऐसे ही वो एक दूसरे से बातें करते हैं। कभी आलोक बोलता है कि तुम ये सब ट्राई करके देखो, तुम्हें कैसे लग रहे हैं, अगर तुम्हें अच्छे लग रहे हैं तो तुम ले जा सकती हो। अब ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहता है। इनके भद्दे व्यवहार से, इनकी भद्दी बातों से ये सब बातें आगे बढ़ती रहती हैं। अब एक दूसरे को ये रिस्पॉन्स देते हैं। लेकिन एक दिन अमीषा घर पर अकेली होती है, उसका जो जीजा होता है आलोक वो घर पर आ जाते हैं और अमीषा को पीछे से जकड़ लेते हैं। अब जो अमीषा होती है वो भी अपने जीजा जी को अच्छे से रिस्पॉन्स देती है। बाद अमीषा और आलोक करीब आ जाते हैं, लेकिन अमीषा होती है कि कुछ भी छुड़ाने का ना तो प्रयास करती है और ना ही आलोक के विपरीत जाती है।
कहीं ना कहीं अमीषा भी अपने जीजा को पसंद करने लगी थी। अब ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। इनको जब भी मौका मिलता ये एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं और गलत संबंध भी स्थापित करते हैं। जब ये सब बातें धीरे धीरे विजया को पता लगने लग जाती हैं, यानी कि जो आलोक की पत्नी है उन्हें पता लगने लग जाती है, जब शक होता है तो ऐसी बातें कहाँ छुपी रहती हैं। अब उसके बाद जब ये सारी बातें होती हैं, एक दिन जो विजया होती है वो अपने पति को अमीषा के साथ देख लेती है, उन्हें देखती है और उसके बाद इन दोनों में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। वो आलोक को डांटती है, फटकारती है, बोलती है कि हमारा घर जो है वो बर्बाद हो जाएगा। अमीषा को भी समझाती है कि तुम मेरी छोटी बहन हो। उसके बाद उसे वो डांटती है, समझाती है, प्यार से भी गुस्से से भी। लेकिन ये दोनों कहाँ समझने वाले थे। जो आलोक होता है उसे अमीषा की लत लग जाती है। लेकिन धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है, ये दोबारा से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, फिर से संबंध जो है स्थापित करते हैं। इनके अवैध संबंध का दोबारा से विजय को पता लगता है और फिर से लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। अब ये बात जो विजय होती है अपने माँ बाप को बता देती है और जब माँ बाप को पता चलता है उन्हें भी बहुत बुरा लगता है और वो अब अमीषा होती है उसके लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं। उसे समझाते हैं कि ये सब गलत है, तुम अपने साथ साथ जो विजया है अपनी बड़ी बहन उसका भी घर बर्बाद कर रही हो, तुम ऐसा मत करो। ये बात अमीषा को समझ में आ जाती है। अब ये बात अमीषा को समझ में आ जाती है और जब उसे आलोक बात करने की या मिलने के लिए कुछ भी बोलता है तो वो उसे डांटती है, फटकारती है। उसके बाद जो आलोक होता है वो परेशान हो जाता है। अमीषा की उसे लत लग चुकी थी और अब वो धीरे धीरे इन बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अब धीरे धीरे जो अमीषा होती है वो आलोक से दूर हो जाती है और जो विजया होती है वो भी अपने पति से नाराज होती है, इस वजह से वो बात नहीं करती। अब जो आलोक होता है वो खुद को अकेला महसूस करता है। अमीषा की कहीं ना कहीं उसे लत लग चुकी थी, पत्नी उससे बात नहीं कर रही थी। उसके बाद वो उस चाकू को लेके घूमता है, फिरता है। जब वो अमीषा के घर जाता है, जब भी वो घर जाता तो अमीषा के जो माता पिता होते हैं वो घर पर मिलते, उसे समझाते कि तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, साथ में अमीषा की भी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। बेटा ऐसे दो दो घर बर्बाद हो जाएंगे। हमने अमीषा का रिश्ता कहीं और पक्का कर दिया है और तुम अपनी ज़िंदगी जियो और अमीषा को भी जीने दो और उसकी शादी जो है सुख चैन से हो जाने दो। लेकिन आलोक कहाँ समझने वाला था, उसे ये बातें समझ ही नहीं आ रही थी। अब धीरे धीरे उसकी सनक बनती जा रही थी। 23 जून की रात आ जाती है, लॉकडाउन का ये समय चल रहा था। चाकू लेके जो आलोक होता है वो अमीषा के घर पहुंच जाता है। अमीषा अपनी सहेली से बात करती है और जब आलोक उससे पूछता है कि तुम किससे बात कर रही हो, तो जो आलोक होता है, आलोक को जो जवाब होता है वो अच्छा नहीं मिलता। अमीषा बोलती है कि मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी, मैं जैसे जीऊँ, तुम्हें क्या। उसके बाद आलोक को गुस्सा आता है, वो अमीषा के साथ जबरन संबंध स्थापित करता है और ये सब बातें रिकॉर्डिंग जो है अमीषा के फ़ोन में रिकॉर्डिंग हो रही थी। जब वो अपनी सहेली से बात कर रही थी, बातचीत करती है, वो सब रिकॉर्डिंग होती है, फ़ोन कटता नहीं है। उसके बाद जो आलोक होता है वो अमीषा से ज़बरदस्ती संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद जो आलोक होता है अपना चाकू निकालता है और अमीषा के गले को रेत देता है। एक ही बार वो अमीषा का जो गला है वो रेतता है और अमीषा नीचे गिर जाती है। वो तड़प रही होती है, नीचे गिरती है, ज़मीन पर रोती है, आंसू निकलते हैं, तड़पती है। लेकिन जो आलोक होता है वो वहीं बैठकर उसे देख रहा था। अब कुछ ही देर के बाद जो लक्ष्मीबाई होती है, अमीषा की जो माँ है, वो घर आ जाती है। अब वो घर आ जाती है और जब ये सब देखती है तो वो आलोक को बोलती है, ये तुमने क्या कर दिया। लेकिन आलोक को कोई मतलब नहीं था, उसे कुछ भी दया नहीं आ रही थी। अब वो लक्ष्मीबाई को बोलता है कि तुम भी तैयार हो जाओ। अब वो लक्ष्मीबाई जो होती है उनके गले को रेत देता है। वैसे ही एक बार उसका गला रेत दिया जाता है और दोनों को तड़पने के लिए आलोक जो है छोड़ देता है। उस वक्त जो अमीषा का पिता होता है यानी कि देवीदास, वो ड्यूटी पर गए हुए थे। अब वो घर आता है रात को और जो आलोक की पत्नी होती है विजया, वो सोई हुई होती है। सोते ही
उसका गला रेत दिया जाता है। अब वो अपनी पत्नी को मार चुका है, उसके बाद वो अपनी बच्चों को मारता है, पहले बेटी को, उसके बाद बेटे को मार देता है। अब वो इतनी सारी जो है खून की वारदातों को अंजाम दे चुका था, उसके बाद वो इतने सारे कत्ल कर देता है, डिप्रेशन में चला जाता है, जिस वजह से जब उसके बाद उसे होश आता है वो खुद को फांसी पर लटका लेता है, खुद को फांसी पर लटका लेता है। अब पूरे परिवार में से सिर्फ देवीदास ही बचा है। जब पुलिस वाले उसे बात करते हैं कि आप उस रात ड्यूटी पर थे, शायद इस वजह से आप बच गए, वरना शायद आप भी इस दुनिया में नहीं होते, तो देवीदास कहते हैं कि काश मैं भी मर ही जाता, क्योंकि मुझे पुकारने के लिए मेरे परिवार का एक भी सदस्य नहीं बचा है। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी के मन की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है और सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।